क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो है नक्सलवाद को लेकर गंभीर नहीं है? ये विषय हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, न केवल जिले की न केवल प्रदेश की बल्कि पूरी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। नक्सलियों की घर वापसी के लिए कड़ाई और सख्ती ही जरूरी है क्या? हमदर्दी और सहानुभूति का भी एक माध्यम हो सकता है? सबसे अच्छा विकल्प यही है हम उस क्षेत्र में ऐसा काम करें जिसे युवा लौट कर आए, क्योंकि अभी जो जिंदगी जी रहे हैं एक बंदूक उठाकर जंगलों में एक जगह से दूसरे जगहों पर भटकना, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जिंदगी जीना चाहता है। नमस्कार, डीजी न्यूज विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। जबलपुर संभाग का अहम जिला है बालाघाट। नक्सली गतिविधियों के लिए बालाघाट हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि हाल के दिनों में बालाघाट में नक्सली गतिविधियां काफी कम सी हो गई है। बालाघाट के क्या है ताजा हालात और विकास कार्यों की रफ्तार में जो कमी पिछले दिनों दर्ज की गई थी उनमें कितनी रफ्तार पकड़ी है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं बालाघाट के कलेक्टर बी चंद्रशेखर से। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बालाघाट के हालात किस तरीके के हैं आजकल? जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियां काफी चरम पर थी पहले, अब के हालात क्या हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में नक्सली गतिविधियों में कमी आई है, जैसा कि आपने जिक्र किया, और उसका मुख्य कारण जो हमारी शासकीय योजनाएं हैं उनका लोगों तक पहुंचना और जो हमारे सड़कें हैं उनका जो जाल बिछा है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात हो, तो जब लोगों के बीच में एक शासन के प्रति विश्वास भी बढ़ा है, और वो एक प्रमुख कारण मैं मानता हूं कि जो नक्सली गतिविधियां हैं उसमें कमी आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नक्सली गतिविधियां हैं या नक्सल जो उस विचारधारा के लोग हैं उन्हें जो सपोर्ट मिलता है वो स्थानीय ग्रामीणों का ही रहता है, और यदि उनका विश्वास शासन में बढ़ता है तो फिर ऐसी गतिविधियों में कमी आती है। पूर्व में विकास योजनाओं पर भी लंबा चिंतन शासन स्तर पर भी हुआ कि योजनाओं का अमल नहीं हो पाता, विकास कार्य हो नहीं पाते हैं। अब की स्थिति क्या है? कुछ योजनाओं का आपने भी जिक्र किया है, कौन सी ऐसी योजना है जो वाकई में प्रभावित थी पहले? मुझे लगता है कि यदि हम जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की विशेष बात करें, क्योंकि बालाघाट जिले की जब हम जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जिला ही प्रभावित है, पर यह सच नहीं है। बालाघाट जिले की जो 4 विकासखंड है, मुख्य रूप से बिरसा, बैहर, किरनापुर, लांजी, यही ऐसे क्षेत्र है, और इन्हीं विकासखंडों का कुछ हिस्सा मात्र ही प्रभावित कहा जा सकता है, और शेष जिले में बाकी विकासखंडों में, बाकी तहसीलों में कोई समस्या नहीं है। यदि हम विशेष इन क्षेत्रों का यदि जिक्र करते हैं तो एक बात जो सामने आती है कि वर्षों से ये ऐसे क्षेत्र है जो आदिवासी बाहुल्य हैं, पहाड़ों में और जंगल के बीच में बसे हुए, दूर दूर बसे हुए गांव हैं, तो शासन की योजनाएं इन तक पहुंचने की जो गति थी पूर्व में वो बहुत कम रही थी। इस क्षेत्र का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि नक्सलिज्म या नक्सलवाद इस क्षेत्र में उस दौर में आया जब पहुंच मार्ग हमारे पास नहीं थे, बिजली के पहुंच वहां तक नहीं थी, स्कूल का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक नहीं पहुंची थी। पर आज आप देखेंगे तो इन सभी चीज़ों में आप बहुत अच्छी स्थिति पाएंगे, और पिछले 8-10 सालों में जो जिस गति से विकास के कार्य हुए हैं वो मुझे लगता है कि पिछले लंबे समय से, लगभग 50-60 सालों से नहीं हुए थे। और खासकर सड़कों का जिस तरह का जाल बिछा है, हर एक गांव लगभग पक्की सड़क से जुड़ा है, अब बिजली की सुविधा हर एक गांव में हो गई है, स्कूल हर एक गांव में है, आंगनवाड़ी केंद्र है, और इसके अलावा जो शासन की जन कल्याणकारी योजना है उनका सीधा लाभ भी जनता को मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से या स्वास्थ्य के माध्यम से। और इन सब बातों का मिला जुला असर ये है कि जनता का विश्वास शासन में बढ़ा है, और उसका नतीजा मुझे लगता है कि नक्सलवाद की कमी आने में हुआ है। योजनाएं किस तरह से प्रभावित करते हैं नक्सलवाद? मतलब जो फैक्टर है, कैसे प्रभावित होती हैं योजनाएं? क्या खुद सामने आकर वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे माध्यमों से वो करते हैं? ऐसा लगभग सभी तरीके अपनाए जाते हैं। जो मुख्य रूप से देखने में आता है कि ऐसी गतिविधियां या ऐसे कार्य जो सीधा उनके हितों को प्रभावित करते हैं। नक्सलवाद में अब ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी लोकल लेवल पर आ गए हैं जो किसी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखते और केवल पैसा वसूल करना या ठेकेदारों या शासकीय विभागों से या अन्य जो सधन लोग हैं उनसे उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूली जैसा एक बिजनेस जैसा कुछ लोकल लोगों ने इसे बना लिया है।
अब इन लोगों के जैसे हित प्रभावित करने वाले काम है बेसिकली जो रोड है, जो सड़कें, पक्की सड़कें बन रही हैं, उनमें इनका मुख्य रूप से विरोध होता है, क्योंकि यदि सड़कें बन जाती हैं और गांव जुड़ जाते हैं तो इनकी जो आपराधिक गतिविधियां हैं एक तरह से उन पर अंकुश लगाना संभव हो जाता है, उन पर अंकुश लग जाता है। और मुख्य रूप से इन्हीं तरह की योजनाओं का, और जो बड़े बांध है या फिर ऐसे बड़े कार्य हैं जो जनता के लिए सीधे उपयोगी हैं और जनता का विश्वास शासन में बढ़ाने के लिए जो उपयोगी हैं, ऐसी गतिविधियों का विरोध अक्सर नक्सलवादी करते हैं। इनके खौफ के कारण शासकीय महकमों के कर्मचारी अधिकारी भी एक मानसिकता बना लेते हैं, ऐसा पाया गया है कहीं ना कहीं कि काम नहीं करना उनके डर के खौफ। कुछ क्षेत्रों में जरूर ऐसी बातें कभी कभी सामने आती हैं, पर पिछले कुछ वर्षों की यदि हम देखें तो इसमें कमी आई है। अब जो कर्मचारी हैं वो गांव में जाते हैं, और मैंने ये अनुभव किया है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनसे बहुत ज़्यादा विवाद भी नहीं है, और निचले स्तर के, ग्राम स्तर के, ब्लॉक स्तर के अधिकारी गांवों तक जा रहे हैं। और अब ये धीरे धीरे एक वातावरण ऐसा बन रहा है कि गांव में जाना है और शासकीय योजनाओं को लागू करना है, और डर ऐसी कोई बहुत बात अभी नहीं बची है। आपका वैसे ज्यादा कार्यकाल तो हुआ नहीं बालाघाट में, लेकिन फिर भी जो जितना आपने पाया है नक्सलिज्म का, नक्सली गतिविधियों की सक्रियता का, कोई खास विजन आपने बनाया है इसके लिए? जी हाँ, इससे पहले के जब जिलों में मैं रहा था तो डिंडोरी उसमें से एक है जिसका अनुभव मैं हमेशा याद रखता हूँ। और डिंडोरी में बैगाचक ऐसा क्षेत्र था जो बहुत पिछड़ा हुआ था। उस क्षेत्र में जिस तरह पर हमने काम किया था, मुझे लगता है कि चूंकि बैगाओं की बड़ी जनसंख्या बालाघाट जिले में भी है, और विशेषकर इन्हीं क्षेत्रों में है जो हम नक्सलवाद से प्रभावित मानते हैं। इस क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, दूरांचल में, पहाड़ों में, जंगलों में, वन ग्रामों में खासकर, उनके लिए परिवार मूलक योजना बनाकर हम काम करना चाह रहे हैं, जो जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस तरह से योजना बने कि प्रत्येक परिवार की समग्र रूप से विकास की हम बात करें, उस परिवार को जिस तरह की आवश्यकता है इंटरवेंशन की, उस सभी प्रकार के इंटरवेंशन कन्वर्जेंस के माध्यम से हम करें, और ये प्रयास करें कि वो जो प्रत्येक परिवार इस क्षेत्र में अपनी स्थायी आजीविका पाएं, उसके बच्चे, परिवार के बच्चे पढ़ लिख पाएं, और खाद्यान्न का कोई उसकी कमी ना हो, और साथ ही उनके जीवन स्तर में एक सुधार आए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब उस क्षेत्र में होगी तो और भी हम इस समस्या से सीधे तरीके से निपट पाएंगे। ये कोई स्पेशल प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि शासन की ऐसी कोई योजना फिलहाल तो नहीं है कि इन सब बातों का समावेश जिसमें हो? स्पेशल प्रोजेक्ट तो हम इसे नहीं कहेंगे, पर हम इसको कन्वर्जेंस कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की योजनाएं परिस्थितियों के हिसाब संचालित है। पर अक्सर ये होता है कि कृषि विभाग की एक योजना है, दूसरी ग्रामीण विकास विभाग की योजना है, कुछ श्रम विभाग की योजना हो सकती है। ये सभी योजनाएं अक्सर हम देखते हैं कि विभाग अपने अपने तरीके से उसी क्षेत्र में लागू करते हैं, और इनके बीच में समन्वय नहीं हो पाता। तो हम उसी समन्वय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम इन सभी योजनाओं को एक साथ लेकर, ऐसी सभी योजनाएं जिनमें हम हितग्राहियों को सीधा लाभ दे सकते हैं, सभी योजनाओं को हम एक साथ करें, और फिर देखें कि किस परिवार को किस योजना में लाभ दिया जा सकता है, और फिर हम हर एक गांव के 100% परिवारों को उसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो एक तरह से कन्वर्जेंस का मॉडल है जो हम लागू करना चाह रहे हैं। कोई खास नाम इससे दिया गया है, या फिर कब से चालू करेंगे इसे? नहीं, इसको चालू हमने कर दिया है। प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार की एक कार्ययोजना, माइक्रो प्लानिंग हम उसको कहते हैं, वो कार्ययोजना बनाने का काम अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि लगभग 10 मई तक वो पूरी कार्ययोजना इन सभी गांवों की, लगभग 150 गांवों में हम प्रारंभ कर रहे हैं, और फिर इसको हम बढ़ाकर 250 गांव तक करेंगे, और इसमें वे सभी गांव शामिल हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं। तो ये काम मुझे लगता है 10 मई के बाद ऑन द ग्राउंड एक्चुअल वर्क आपको देखने को मिलेगा। नक्सलवाद से निपटने के लिए हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहे कि असहयोग केंद्र सरकार की तरफ से होता है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो है नक्सलवाद को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसा नजर आता है आपको? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी गंभीर है, और ये विषय राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच के विवादों का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये विषय हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, न केवल जिले की, न केवल प्रदेश की, बल्कि पूरी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे लगता है कि सभी गंभीर हैं और अपने अपने स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। नक्सलियों की घर वापसी के लिए कड़ाई और सख्ती ही जरूरी है क्या? हमदर्दी और सहानुभूति का भी एक माध्यम हो सकता है, उस पर कितना आप जो है
इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं, मेरे विचार में दोनों तरह से हमें काम करना होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्थानीय तौर पर जो नक्सलवादी हैं वो बेसिकली उन्हीं गांवों के युवा हैं, खासकर ऐसे युवा जो किसी काम से नहीं जुड़ पाए, जिन्हें कुछ बातें बताकर अपनी तरफ कर लिया गया, शासन की विरुद्ध उनकी मानसिकता बनाई गई। मुझे लगता है ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे युवतियों के लिए हथियार और जो फोर्स है वो उपाय नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि यदि हम इनको एक अच्छी जिंदगी दे पाए, एक आजीविका का साधन दे पाए, तो मुझे लगता है कि ये वापस लौट आएंगे। और फिलहाल हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प यही है, हम उस क्षेत्र में ऐसा काम करें जिससे युवा लौट कर आए। उन्हें संभावनाएं दिखनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि हम लौट कर आते हैं तो हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि अभी जो ज़िंदगी जी रहे हैं, एक बंदूक उठाकर जंगलों में एक जगह से दूसरे जगह पर भटकना, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हो। और यदि जी रहे हैं तो ये मजबूरी में जी रहे हैं, तो हमें उस मजबूरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आमतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने से बड़े अधिकारी कतराते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है इस मामले में? मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक संभावना के रूप में देखता हूँ। और अब मेरा पिछला कुछ वर्षों का कलेक्टरशिप का भी आप करियर देखेंगे तो पाएंगे कि मैं ट्राइबल और ज़िलों में ही ज़्यादातर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे पिछले ज़िलों के अनुभव का यहाँ लाभ मिलेगा और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अवसर है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर, जिस सोच को लेकर हम सर्विस में आते हैं वो और उस तरह का काम करने का मौका बालाघाट में बहुत है, संभावनाएं बहुत है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की, फिर सिविल सर्विसेज का रुख कैसे कर लिया सर? सिविल सर्विसेज के बारे में तो पहले से ही मन में उत्सुकता थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ ही एक्चुअली प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया था। तो उद्देश्य हमेशा से ही इस सर्विस में आने का था और उसका उद्देश्य भी यही था कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए। मुझे लगता है कि बालाघाट की जो कलेक्टर के पोस्टिंग है वो सबसे बेहतर मौका पिछले 10 वर्षों का मैं मानता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है और मेरी काम करने की तैयारी है और ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। आपको फोटोग्राफी और लेखन का भी शौक है, ये कहाँ से इतना व्यस्तता के बावजूद इन सब के लिए कैसे आप समय निकाल पाते हैं और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप क्योंकि शुरू से ही व्यस्त ही रहे हैं। जहाँ तक लिखने का शौक है वो तो मुझे हाई स्कूल के ज़माने से ही था। तो जब मैं 7th 8th 9th में भी था तब भी लिखा करता था, तो वो तो पुराना शौक है। अभी ज़रूर उसमें कम समय मिल पाता है, खासकर कलेक्टर के रूप में बहुत कम समय इसमें मिल पाता है, पर जब भी समय मिलता है कुछ लिखते हैं। जो कंटेम्प्रेरी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज चलते हैं उस पर लिखते हैं। फोटोग्राफी मैंने एक्चुअली जब मैं एकेडमी में था मसूरी में 2002 में तब शुरू किया था। तो एक अच्छे फोटोग्राफर है डॉक्टर मॉरिस राइडर, दिल्ली के हैं, वो बड़े फोटोग्राफर रहे हैं। उनसे मिलने का मौका मिला और उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। तो उनके जो टिप्स थे, उनके जो मार्गदर्शन था, उसमें फिर फोटोग्राफी में और इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो फिर अब ऐसा है कि जब हम मूव करते हैं, अलग फोटोग्राफी के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, पर मेरा कार्यक्षेत्र ही ऐसा है एक अधिकारी का कि उसे बहुत ऐसे अवसर मिलते हैं जहां वो अच्छी फोटोग्राफी कर ले। जरूरी नहीं कि आप बड़े अच्छे पर्यटन स्थलों पर जाकर ही करें। आपको फोटोग्राफी का शौक है तो अच्छे फोटोग्राफ का विषय हर जगह पर आपको मिल जाएगा, हर गांव में मिल जाएगा, हर सड़क पे मिल जाएगा, हर जंगल में मिल जाता है। तो इसी तरह से अब ये शौक भी चल रहा है। पूर्व में भी आप कलेक्टर रहे हैं, डिंडोरी, बैतूल के अलावा कई अन्य जिलों, अलीराजपुर में भी आप शायद रहे हैं। तो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप उपलब्धि के रूप में, अपने कार्यकाल के 10 वर्षों की उपलब्धि के रूप में देखते हैं? वैसे तो बहुत से, प्रत्येक जिले में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसका उल्लेख किया जा सकता है, पर मुख्य रूप से मुझे लगता है कि डिंडोरी में जो मेरा लगभग 2 साल का कार्यकाल था, 2 साल से थोड़ा अधिक, वो सबसे अच्छा था इससे पहले का। क्योंकि डिंडोरी जिले में भी हम ये मानते हैं कि उसका कुछ क्षेत्र संवेदनशील है, प्रभावित तो नहीं है, पर बैगाचक और वो क्षेत्र जो बालाघाट जिले से या बिलासपुर जिले से लगा हुआ है, उस क्षेत्र में मूवमेंट के बारे में हम सुनते रहते थे। तो बैगाचक के क्षेत्र में जो बैगा बाहुल गांव हैं
वहाँ जो काम करने का मुझे मौका मिला, वहाँ पर भी हमने कन्वर्जेंस के माध्यम से और आईएपी योजना के माध्यम से काम किया। रोड जो रास्ते हैं उनका एक नेटवर्क बनाना, सैकड़ों गांवों को पुल पुलिया से जोड़ना, प्रत्येक परिवार को आजीविका का साधन देना, उनके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, ये जो काम बड़े पैमाने पर हम कर पाए वहाँ पर, वो मुझे सबसे सेटिस्फैक्ट्री वर्क अब तक का मेरा लगता है। इसके अलावा बैतूल के रहते समय बैतूल में जो कुकरू एक स्थान है उसको इको टूरिज्म के रूप में एक स्थल के रूप में विकसित करने का भी एक काम किया है। मनरेगा के मामलों में लगातार बड़े अफसरों पर उंगली उठती आ रही है, कितना चिंताजनक इसे मानते हैं? और ये लगता है कभी कि एक सतही तौर पर जांच करने कर अधिकारियों पर जो है कटघरे में खड़ा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये शुरुआत से ही इस योजना के साथ ये एक दुर्भाग्य रहा है कि शिकायतें यदि वो सही हो और शिकायतें सही मंशा से की जाए तो डेफिनेटली उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है क्रियान्वयन में। लोग सजग होते हैं, त्रुटियां नहीं करते हैं, गड़बड़ियां नहीं करते हैं। पर इस योजना में ऐसे देखने में आया है कि कई बार केवल किसी विवाद के चलते या किसी अन्य कारणों से प्रभावित होकर शिकायत की जाती है जो निराधार होती है। पर आजकल जो मीडिया का रुख भी इस तरह से हो गया है कि जब कोई शिकायत होती है तो उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो सही है, और जिन अधिकारियों का नाम आता है वो मीडिया ट्रायल और मीडिया जजमेंट शुरू हो जाती है। वो कहीं ना कहीं अच्छे अधिकारियों के हौसलों को कम करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि गलत काम कहीं हो रहा है और हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कहीं कहीं गलत होता है, तो गलत बातें हमेशा सामने आनी चाहिए, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए जो गड़बड़ कर रहे हैं। पर साथ में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको एक संरक्षण भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें परेशान करने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो एक सीधी साधारण शिकायत, कागज पर लिखी हुई शिकायत पर यदि कोई अच्छा ईमानदार अधिकारी व्यतीत होता है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो फिर उसका हौसला बहुत गिर जाता है और वो फिर जिस हौसले से, जिस गति से काम करने की इच्छा रखता है वो नहीं कर पाता। ऐसा नहीं लगता कि कभी जरा सी छोटी सी शिकायत पर भी जो है बड़े अधिकारी एक पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, संरक्षण नहीं मिल पाता, इससे जो है हौसला कम होता है? जी हाँ, जैसे यदि हम रोजगार गारंटी की बात करें तो ये ऐसी योजना है जो निचले स्तर पर क्रियान्वित होती है। कलेक्टर, उसमें सीओ, जिला पंचायत, जिला स्तर पर तो है, पर वास्तविक अधिकतर काम जो है वो ग्राम पंचायतें कर रही हैं। ग्राम पंचायतों में जो मेट, सचिव, सरपंच मिलकर काम कराते हैं और इतनी बड़ी संख्या में काम होते हैं। जैसे हम बालाघाट जिले की बात करें तो लगभग 70,000 कार्य, और उसमें से ऑनगोइंग वर्क यदि आप देखेंगे तो 15 से 20,000 काम हमेशा चल रहे हैं। 15 से 20,000 काम 1400 गाँवों में चल रहे हो तो आपकी ये मुमकिन नहीं है कि आप प्रत्येक काम जाके देखें। तो अक्सर ये होता है कि यदि ग्राम पंचायत में किसी काम में कोई त्रुटि हो गई और इतना बड़ा इतने लार्ज स्केल पे काम होता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां, कमियां, खामियां रह जाती हैं। पर हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या इंटेंशनल है या वो बोनाफाइड है, क्या वो अच्छा काम करने के प्रयास में हुई गलतियां हैं या जानबूझकर गड़बड़ियां की गई हैं। तो हमें, जब तक हम ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम इन दोनों के बीच में भेद नहीं करेंगे, तब तक अच्छे अधिकारी प्रताड़ित होते रहेंगे और जो खराब अधिकारी हैं, जो अनियमितता कर रहे हैं, उन पर कोई अंकुश भी नहीं लग पाएगा। क्योंकि सभी को हम दोनों तरह की त्रुटियों को, दोनों तरह की शिकायतों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। कोई शिकायत जो बदमाश व्यक्ति या गड़बड़ व्यक्ति के खिलाफ आ रही है और जो ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ आ रही है, दोनों को हम एक जैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पर्याप्त आधार शुरुआत में होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक विस्तृत जांच न हो और जांच निष्पक्ष तरीके से पूर्ण न की जाए, तब तक किसी को दोषी ठहराना या फिर किसी पर आरोप लगाना बहुत बड़ा उसके साथ मुझे लगता है अत्याचार होगा। और खासकर ऐसा जब कोई ईमानदार हो तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। भले ही हम ये मानते हैं अपने कानूनी इसमें क्षेत्र में कि ईमानदार को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही दोषी छूट जाए। हम ये नहीं करें कि दोषियों को छोड़ा जाना चाहिए, पर ईमानदार को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, संभावनाओं की बात करें तो बालाघाट में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां काम करने की संभावना सबसे ज्यादा है? यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जैसे मैंने जिक्र किया है, जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स है, जिसमें आदिवासी बैगा जो हमारी प्रिमिटिव ट्राइब है, इनका जो बाहुल्य के क्षेत्र हैं, जैसे परसवाड़ा और बहियर विकासखंड है, बिरसा है,
किरनापुर, लांजी और बालाघाट ब्लॉक का भी कुछ क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और गुंजाइश भी है। योजनाएं हमारे पास पर्याप्त है, राशि की कमी नहीं है, हमारे पास वर्कफोर्स भी है, लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। अब इसे लागू करने की ज़रूरत मात्र है। आपने विकास कार्यों के साथ साथ कई अहम कार्य भी आपने उल्लेखनीय किए हैं। जन सुनवाई को हाईटेक करने में आपका नाम काफ़ी आगे लिया जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ किया आपने लागू इसे? हाँ, जन सुनवाई एक आपको पता ही है कि एक ऐसी कल्पना है, ऐसी संकल्पना है जो सीधे जनता का विश्वास शासन में कितना है, कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है, ये निश्चित करती हैं। क्योंकि जन सुनवाई में कलेक्टर को और सभी विभागों के अधिकारियों को अपने अपने कार्यालयों में बैठकर सुनना है। मेरा ये मानना है कि हम जितनी भी योजनाएं चलाते हैं, विकास कार्य करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। और ख़ासकर जब लोग कलेक्टर के कार्यालय में आते हैं तो वे तब आते हैं जब वे प्रत्येक स्तर पर प्रयास कर चुके होते हैं। वहाँ सुनवाई नहीं होती, उनकी जो शिकायतें हैं, समस्याएं, उनका निराकरण नहीं होता, तब आते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि कोई शिकायत लेकर जिले का व्यक्ति कलेक्टर के पास आता है और कलेक्टर के स्तर पर यदि उसका निराकरण नहीं हो सकता तो फिर और कहीं संभव नहीं है। क्योंकि हमारे सिस्टम में कितने लोग संभाग आयुक्त के पास या फिर भोपाल में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल पाएंगे? ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ये विश्वास जनता का बना रहे और उन्हें ये विश्वास हो कि हम यदि कलेक्ट्रेट में जाते हैं, कलेक्टर को अपना आवेदन देते हैं तो निराकरण होगा, ये विश्वास पैदा करने के लिए हमने बेसिकली ऑनलाइन जन सुनवाई प्रारंभ की थी। उसका जो मुख्य कॉन्सेप्ट यही है कि प्रत्येक जो आवेदन हमारे पास आता है उस आवेदन को हम कंप्यूटर में पंजीबद्ध करते हैं और उसकी एक रसीद, पावती उस व्यक्ति को तत्काल देते हैं और उस पावती में एक यूनिक नंबर होता है जो उसकी शिकायत का नंबर होता है। ये कंप्यूटर में किस शिकायत किसने की, किसके विरुद्ध की, आवेदन किस चीज़ के लिए था और उसका विवरण, ये सब रहता है। और फिर मेरे स्तर से वो संबंधित अधिकारी को मार्क होता है जिसको उसका निराकरण करना है और संबंधित अधिकारी को उसका निराकरण समय सीमा में करके जो हम तय करते हैं उसका निराकरण क्या किया गया है ये कंप्यूटर पे फीड करना पड़ता है। ये ऑनलाइन है सब, उसे वो अपने कार्यालय में बैठ के फीड करते हैं और फिर वो निराकरण की स्थिति मैं अपने कार्यालय में देखता हूँ कि क्या वाकई निराकरण हुआ है या नहीं, क्या अंतरिम स्तर का निराकरण है, क्या व्यक्ति को वाकई अंतिम रूप से लाभ मिला है या नहीं मिला है। और यदि इस तरह से निराकरण हुआ है तो फिर हम उसको निराकृत मानते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि जो आवेदक है वो कहीं पर भी अपनी शिकायत का निराकरण देख सकता है। आवेदक जबलपुर में आके या फिर अपने गांव में, गांव के आसपास जहां उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, एमपी ऑनलाइन है, सीएससीज है, कहीं पर भी जाकर वो अपना यूनिक कोड जो उसकी रसीद पर लिखा है वो एंटर करके वो देख सकता है कि उसकी आवेदन का क्या हुआ, उसका आवेदन किस स्तर पर लंबित है, क्या निराकरण किया गया। और यदि वो किए गए निराकरण से भी सहमत नहीं है या उसको लगता है कि निराकरण सही तरीके से नहीं हुआ है तो वो पुनः हमें ईमेल करके भेज सकता है या स्वयं आकर भी बता सकता है। तो ये सुविधा है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि मेरे पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये अब मानने लगा है, मानता है कि निराकरण होगा। वो इसलिए भी क्योंकि यदि उसने एक बार मुझे आवेदन दे दिया और वो हमारे सिस्टम में एंटर हो गया तो हम उसका तब तक फॉलोअप करते हैं जब तक वो निराकृत ना हो जाए। इसके फिगर क्या कहते हैं, कितने से आए थे, कितना का निराकरण हुआ, संतुष्ट जो है? जैसे चूंकि मैं बैतूल में लगभग 2 साल रहा तो उसके आंकड़े मैं बता पाऊंगा। लगभग 13,000 आवेदन बैतूल में ऑनलाइन जनसुनवाई में थे, जिसमें से लगभग 12,000 निराकृत थे जब मैंने बैतूल से यहाँ ट्रांसफर पर आया। लेकिन इसमें जो लंबित थे वो लंबित भी वही थे जो पिछले 2-4 सप्ताह के दौरान के थे। अब यहाँ पर बालाघाट में भी प्रारंभ किए हुए अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है, लेकिन आवेदनों की संख्या लगभग 700-750 पहुँच गई है। निराकरण की स्थिति भी ठीक है। उद्देश्य हमारा, कभी कभी निराकरण में विलम्ब हो सकता है पर ये नहीं हुआ कि निराकरण ना हो। पहले अक्सर ये होता था कि जब यदि ऑनलाइन जनसुनवाई नहीं होती तो क्या स्थिति थी ये हमें देखना चाहिए। कोई आवेदक मेरे पास आता है, मैं उसको किसी अधिकारी को मार्क कर देता हूँ, वो डिस्पैच होकर चला जाता है। वही व्यक्ति 15 दिन बाद फिर मेरे पास आता है, उसी समस्या को लेकर फिर आवेदन देता है और फिर मैं उसको मार्क करके फिर हो जाता हूँ। फिर इस तरह से वो इंसान थक जाता है क्योंकि मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है।
और मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं हर एप्लीकेशन को इतना सतर्कता से फॉलो करूं। अब क्या है, जैसे ही वो व्यक्ति मेरे पास आता है, वो ऑनलाइन एंट्री उसकी हो जाती है, तो मेरे पास एक पूरा डेटा है और उसकी रसीद पर एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब वो व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसको अपने सिस्टम में एंटर करके देखता हूं कि जिस अधिकारी को मार्क हुआ था उसने क्या कार्रवाई की, और यदि समय सीमा बीत गई है उस रसीद पर दी हुई और तब तक उसका निराकरण नहीं हुआ है, तो फिर हमारा ये उद्देश्य रहता है कि उसी दिन तत्काल उसका निराकरण हो और उसको जो लाभ है वो मिले। तो इससे लोगों का विश्वास जगता है कि उनको पता है कि अब एक बार उसमें दर्ज हो गया तो निराकरण होगा। फिर हमने एक डिप्टी कलेक्टर को विशेष रूप से इसलिए लगा के रखा है कि वो जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण की स्थिति पर ध्यान रखें। हर सप्ताह जो टीएल की मीटिंग होती है उसमें मैं स्वयं प्रत्येक विभाग से ये फॉलोअप करता हूँ। इस तरीके से हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो आवेदन हमारे पास आते हैं उनका सबका निराकरण हो। समय पर काम ना करने वाले अधिकारियों पर कोई दंड का प्रावधान भी इसमें किया है? फिलहाल तो दंड का प्रावधान इसमें नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अधिकारियों को प्रोत्साहित करके काम किया जा सकता है, और जब तक प्रोत्साहित करके काम हो रहा है तो वही बेहतर तरीका है। हालांकि ये निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि इसमें लापरवाही होती है और कोई विभाग इसमें काम नहीं करता है जो उसे करना चाहिए, तो फिर कार्रवाई भी होगी। ये थे बालाघाट के कलेक्टर बी चंद्रशेखर, जिन्होंने नक्सलवाद से जुड़ी तमाम पहलुओं से हमसे बातचीत की और इससे निपटने के एक्शन प्लान को भी हमारे सामने रखा। डीजी न्यूज पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए डीजी न्यूज।